नया चैप्टर हम लोग चालू करेंगे ग्रेविटेशन। सबसे बेसिक चीज हम लोग जो पढ़ते हैं 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी हुई है, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of the masses of two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. साथ में लिखेंगे तो इट इज m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, इट इज g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब भी हम लोग ये लॉ लिखते हैं हमें दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर दिखाने होते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है m1, एक ऑब्जेक्ट है m2 और इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है दैट इज टेकन एज r। कहीं पर d होता है, कहीं पर x होता है, कहीं पर y होता है, कहीं पर r होता है। r never means radius, r means distance between the two objects। जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ के ऊपर हम लोग अर्थ का मास कैपिटल एम से डिनोट करेंगे और जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास हम m लेंगे और इस वक्त इनके बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल r। क्योंकि अर्थ को लेते हैं तो हम स्पेसिफिक आंसर अपना निकालते हैं और इस वक्त हमारे पास में आंसर रहेगा F इज इक्वल टू जी mm अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर जो हम लोग कैपिटल R ले रहे हैं डेफिनेटली अपन ने लिखा यही है कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, बोले अर्थ पर ही है। हम भी कहाँ पर है, अर्थ पर ही खड़े हुए हैं ना, हवा में नहीं प्रेजेंट है तो हम लोग अर्थ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इस केस में जो R लिया जाता है दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा, इट इज 6400 किलोमीटर। इतना बड़ा रेडियस हम लेते हैं तो उसके हिसाब से हमारे और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल ही रहेगा, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर इस केस में स्पेसिफिकली अर्थ और उसके ऊपर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ m मास ऑफ अर्थ लेंगे, दिस इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और ये जो डिस्टेंस है दैट इज टेकन एज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो स्पेसिफिकली अर्थ ले रहे हो तो रेडियस आएगा और दो ऑब्जेक्ट है तो दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस r से डिनोट होगा। g इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू अभी लिखवाते हो, इतना कंप्लीट करिए। g is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11। यूनिट क्या लिखेंगे तो g is equal to f r square upon mm। f मतलब फोर्स जिसकी यूनिट है न्यूटन, r मतलब रेडियस या डिस्टेंस, यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर और मास इनटू मास इज केजी स्क्वायर। तो g की यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद में हम लोग g का डायमेंशन ढूंढेंगे, दो काम हमें करना कंपलसरी होता है। तो g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन mm, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन ml t minus 2, रेडियस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर l स्क्वायर और m into m n स्क्वायर। ऊपर जाने दीजिए, इट इज m minus 1 l3 t minus 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखिए। दिस इज डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। हेडिंग लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। Characteristics of gravitational force. First point, it is independent of nature of intervening medium, मतलब जिस मीडियम में प्रेजेंट है, it is independent of nature of intervening medium. Second, it is independent of presence or absence of
It is independent of presence or absence of another body. Third, it is independent of nature and size of body. Nature and size of body till their mass remains constant. Constant नहीं लिखो, equal लिख लो. Till their mass remains same. Next, they are conservative in nature. The gravitational force is conservative in nature. Last point, it acts along the line joining the centers of the two bodies. Along the line joining the center of the two bodies. नॉर्मल चीजें तो समझ में आ जाएगी कि मीडियम पर डिपेंड नहीं करता. बीच में अगर कोई और ऑब्जेक्ट आ गया तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इसके बीच में यहाँ पर कोई और ऑब्जेक्ट आ गया तो इससे इसका और इसके ग्रेविटेशनल फोर्स पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ये अपनी जगह पर है, वो अपनी जगह पर रहेंगे, so it does not affect. जो लाइन समझ में नहीं आएगी वो है सेकंड लास्ट पॉइंट, जिसमें हम लोगों ने वर्ड यूज किया है कंजर्वेटिव फोर्स. भूल जाते हो बार बार. दो तरह के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव का मतलब विच डिपेंड्स ओनली ऑन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन. इस पर डिपेंड करेगा सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. फाइनली कहाँ, सॉरी इनिशियली कहाँ थे और फाइनली कहाँ पर हो, केवल इस बात पर ये डिपेंड करेगा. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट. बोले वो हिल के यहाँ तक पहुंचा, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है. यहाँ पर है, यहाँ पर अभी है, तो potential energy is equal to mgh. It does not change with like this zigzag motion. So it does not depend on the path followed by the object. तो ऐसे फोर्सेस जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं उन्हें बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स. नॉन कंजर्वेटिव व्हिच डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट. कैसे? जैसे फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स जब पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे 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 चल रहा है तो डेफिनेटली इसका फ्रिक्शनल फोर्स अलग होगा. और यहीं पर ऑब्जेक्ट ले लो और उसे रोल कर करके आगे भिजवाओ तो कितना उसका इस सरफेस के साथ कांटेक्ट है. जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा. बॉल है, बॉल घूम घूम के आगे की तरफ बढ़ रही है, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा. तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचा बट स्ट्रेट चल के पहुंचा ऐसा या रोटेट होके पहुंचा, उसके हिसाब से फ्रिक्शनल फोर्स वेरी करता है. तो फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव. और ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, हमारे पोटेंशियल एनर्जी हो गई, यहाँ पे एनर्जी का एग्जांपल ले रही हूँ मैं, तो ये कहलाएगा कंजर्वेटिव बिकॉज दे डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. नेक्स्ट हेडिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. डेफिनेशन लिखिए. इट इज डिफाइंड एज the constant acceleration produced in a body
when it falls freely, when it falls freely under the effect of gravity alone. स्मॉल जी हम कितनी बार यूज कर चुके हैं अभी तक, बहुत बार। चैप्टर 3, 4, 5 हर जगह v इज इक्वल टू u प्लस at, a को अपन हटा के g रख देते हैं, हम बोलते हैं ग्रेविटी आ गया, तो a की जगह g स्मॉल g रखने का मतलब हुआ हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कांस्टेंट है। अभी अपन आगे जब पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई ये थोड़ा बहुत वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द शेप, डिपेंडिंग ऑन द रेडियस, इट इज डिफरेंट एट पोल एंड इक्वेटर। अभी अपन नहीं लिख रहे इस बात को, अभी अपन सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि भाई स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है। हमारे को पता भी है कि स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कई बार हमने अभी तक यूज किया है। लेकिन 11th में आने के बाद हमें ये पता चलना चाहिए कि हाँ भाई इसकी वैल्यू पोल पे अलग होती है, इक्वेटर पे अलग होती है, क्यों अलग होती है वो सब अभी हमें देखना बाकी है। इन जनरल हम बोलते हैं जी इज ऑलवेज कांस्टेंट और हम हमेशा वैल्यू लेते हैं न्यूमेरिकल में 9.8, लेकिन वेरिएशंस आर देयर, वो बाद में लेते हैं। अभी फिलहाल कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच की रिलेशन देख रहे हैं हम लोग। तो कैपिटल है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी mm अपॉन r स्क्वायर, अर्थ ही लेके चल रहे हैं हम, अभी कहीं और नहीं जा रहे, तो जी mm अपॉन r स्क्वायर। उसके अलावा हमारे पास फोर्स होता है, फोर्स का मेन फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन, बट दैट एक्सीलरेशन इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने छोड़ दिया तो वो नीचे आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, एम और एम कट हो गया, फाइनली हमारे पास बचा स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। लिख लीजिए डेरिवेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए वेरिएशन of acceleration due to gravity। ये हम लोग चालू कर रहे हैं कि भाई जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो हर प्लेस पर वेरी कर रही है, जैसे अपन ने बोला इक्वेटर पे अलग, पोल पे अलग, तो उसके हिसाब से हम लोग अब चालू कर रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसमें आप रोमन नंबर में 1 डालेंगे, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है। अगर हम लोग अर्थ ले रहे हैं तो उसका रेडियस हमारे पास में आर हो गया, इससे हम लोग बाहर की तरफ कोई चीज हाइट पर, आपको पता चलेगा अर्थ की बात नहीं कर रहे, अर्थ से कुछ ऊपर हाइट पर बात कर रहे हैं, तो वो जो हाइट है दैट इज बियॉन्ड द रेडियस ऑफ द अर्थ। हाइट मजाक में नहीं है कि बोले आपने एक ऑब्जेक्ट लिया और इतना सा ऊपर कर दिया, बोले दिस इज, तो ये तो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे गिरना ही है, ऐसा नहीं इमेजिन कर लेना। हम लोग बियॉन्ड द रेडियस ऑफ द अर्थ की बात कर रहे हैं कि हाइट जो है वो इससे ऊपर होनी चाहिए, उसे हम लोग नाम दे रहे हैं इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। तो वो हाइट हमारे पास में हो गई h, रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया r, यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू है g, अर्थ पर रहोगे तो यही रहनी है, और अर्थ से बाहर गए तो हमने वैल्यू ले ली g डैश। ठीक, अब g की वैल्यू कितनी होगी बोलो भाई, अभी फॉर्मूला आपने डिराइव किया gm अपॉन r स्क्वायर, जस्ट अभी इससे पहले आपने डिराइव किया, तो g डैश की वैल्यू कितनी होगी, g वही है m वही है। अब आप
क्या कर रहे हो, यहाँ से ऊपर जा रहे हो, इट इज r प्लस h का होल स्क्वायर। फाइन, अब हमने लिया g डैश बाय g, ये सब आपके डेरिवेशंस हैं व्हिच कैन बी आस्क्ड, ठीक है। तो g डैश अपॉन g इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, और यहाँ पर gm अपॉन r स्क्वायर। gm और gm कट हो गया, हमारे पास बचा g डैश अपॉन g इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अभी इसको और आगे बढ़ाएंगे तो g डैश अपॉन g इज इक्वल टू r स्क्वायर, यहाँ से हम लोग r स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं, जो चीज है ही नहीं उसे बाहर निकालेंगे, कैसे निकलेगा बाहर, तो हम लोगों ने यहाँ पे r स्क्वायर बाहर निकाला, यहाँ बचा 1 प्लस h अपॉन r और पूरे का होल स्क्वायर। पता चलेगा ये वाला, इसको ऐसा समझ लो कि अपन लोगों ने इस वाले h में ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई करा, अभी अपने को नहीं समझ में आता तो ऐसा समझ लो कि इट इज h r बाय r, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर तो लगा हुआ ही है, तो मैंने जो बाहर निकाला वो निकला r स्क्वायर, यहाँ पे बचा 1 प्लस इस वाले r को भी मैंने बाहर निकाला तो वो हो गया r स्क्वायर, और नीचे ये वाला r यहाँ पर प्रेजेंट है, बाहर निकालोगे तो स्क्वायर है और ये वाले का होल स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इट इज 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। r स्क्वायर कट हो गया, इस पूरे को हम ऊपर ले जा रहे हैं। फॉर्मूला कैसे चेंज होता है वो समझिए, क्योंकि फॉर्मूला तो ये भी आ चुका, यहाँ तक हमारा आंसर आ गया, लेकिन इस आंसर को हम लोग प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से आगे और बढ़ा रहे हैं। तो ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, इट बिकम्स 1 प्लस h अपॉन r, और ये 2 ऊपर जाएगा तो इट बिकम्स -2। इसके बाद हम लोग बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बायनोमियल थ्योरम के हिसाब से हमारे पास आंसर आएगा g डैश अपॉन g इज इक्वल टू, बायनोमियल थ्योरम आपको जब बेसिक मैथ्स करवाया हुआ है बिल्कुल स्टार्टिंग डे 1 डे 2 में आपने पढ़ा है, ये वाला जो पावर है इसको आगे लेकर आइए, तो ये हमारे पास में हो जाएगा -2h अपॉन में आ जाएगा r, ये g ऊपर भेज दीजिए, g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r, ये आपका फाइनल आंसर। फॉर्मूला हमारे पास लास्ट जो बचा दैट इज g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r। अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो समझ में आएगा कि हम लोग g इंटू 1 यानी g माइनस g इंटू समथिंग, मतलब g में से हम किसी चीज को माइनस कर रहे हैं। जब हम किसी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं मतलब इट्स वैल्यू इज डिक्रीजिंग, समझ में आ रहा है। आपके पास एक्चुअल वैल्यू है g और उसमें से आपने कोई भी नंबर, कुछ भी छोटा सा नंबर लेकिन माइनस तो किया, तो जो g डैश की वैल्यू है आपकी वो पहले से कम आ जाएगी। इट मींस एट हायर एल्टीट्यूड, एट माउंटेन्स, मतलब हम बहुत अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं या माउंटेन पर जा रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ g विल डिक्रीज। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, द वैल्यू ऑफ g इज लेस at higher altitudes और at mountains। ये वैल्यू का डिफरेंस बहुत कम होगा बेटा माउंटेन पे, लेकिन होगा। अब इसी में आप लिखिए केस 1, if h is equal to कैपिटल R, आपके पास जो फॉर्मूला है g डैश इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। इसमें हम लोग नहीं, अपने लास्ट फॉर्मूला कौन सा निकाला, इसमें हम लोगों को लेना है कि h और r दोनों की वैल्यू बराबर है, इक्वल करिए।